विद्यार्थियों, जय हिंद है सभी को। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत कर रहा हूं फॉरेस्टर यानी वन दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। हम यहां पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और दूसरा प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट बेस्ड है पूरा का पूरा जो हमने चैप्टर पढ़ा है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देख लें, उनका लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर देखे तभी आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा, वरना आपके लिए इस वीडियो में ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। तो पहले उन लेक्चर को जरूर देख लें और तब इन क्वेश्चन को लगाएं तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। और इनका PDF आप नीचे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिलेगा नीचे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कल मुझे किसी ने मैसेज किया था कि सर आंसर पे आप पहले से ही टिक मत कीजिए, रेड टिक मत कीजिए। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा पहले टाइप करे हुए इन लोगों ने, ठीक है, तो आज ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद में जब नए क्वेश्चन टाइप करवाऊंगा इन लोगों से तो मैं ध्यान में बोलूँगा इनको कि पहले से आंसर में टिक ना करें, तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ कितने तत्वों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ जो है, जो मैटर होता है, वो 3 एलिमेंट्स या 3 चीज़ों से मिलके 5 चीज़ों से मिलके बना होता है। 3 चीज़ें तो बेसिक होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, और 2 और होती हैं। कौन सी होती हैं? प्लाज्मा स्टेट और बोस कंडेंसेशन स्टेट। तो 5 स्टेट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ट्रू नहीं है, कौन सा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि यदि सूक्ष्म कणों यानी यह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हाँ, ये भी होता है, सबको ही पता है कि जो मॉलिक्यूल्स, जो मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पदार्थ के कणों के पास अपनी गतिज ऊर्जा होती है, ये भी होता है। पदार्थ के जो मैटर्स होते हैं उनके बीच में जो एटम्स होते हैं आपस में टकराते रहते हैं और टकराने से उनमें जो है गतिज ऊर्जा निकलती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आपने पढ़ी होगी 11th और 12th में। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट है कि पदार्थ के कण विराम अवस्था में होते हैं, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है विराम अवस्था में होते हैं, यानी रुके हुए होते हैं। ये तो गलत है, यानी यही स्टेटमेंट इसका फॉल्स हो जाएगा। पदार्थ के जो कण होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, कभी भी रुके नहीं होते, वो हमेशा मोशन 3D मोशन करते रहते हैं, इधर उधर टकराते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति, टेम्परेचर को बढ़ाने से मैटर यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी गति क्या होगी? उनकी गति हमेशा क्या होती है? उनकी गति बढ़ती है। उनकी जो स्पीड है वो क्या होती है? बढ़ती है। एक एग्जांपल देखो, मान लीजिए एक बीकर है, इसके अंदर मैंने कुछ वाटर के भरा हुआ है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स, ये मैं इसको हीट करूंगा तो वो इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे। जैसे एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने से इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी जो गति हो क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि गर्म करने से विसरण की दर क्या होती है, यानी हीट करने से विसरण बोलते हैं डिफ्यूजन को। तो हीट करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा इंक्रीज होता है, तेज होता है। हीट करने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं पदार्थ के, वो उनकी एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी बढ़ने से क्या होता है? वो तेजी से इधर उधर जाते हैं। तो डिफ्यूजन में होता यही है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकते हैं। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो तेज जो है टेम्परेचर बढ़ाने से इनका जो विसरण की जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जिन पदार्थों के आकार और आयतन यानी कि शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं उनको हम सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। आपको पता है कि जो सॉलिड होते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक लकड़ी का ऐसा टुकड़ा है, तो इसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है और जो शेप है, वो यही रहेगा। अगर मैं इसको चेंज करने जाऊँगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ये ठोस की पहचान होती है सॉलिड की। जबकि द्रव की क्या पहचान है? द्रव का जो वॉल्यूम तो फिक्स होता है,
लेकिन उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता। जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में द्रव को रखा जाता है, लिक्विड को रखा जाता है, वो उसी का शेप ले लेता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, एक ऐसा बीकर है और एक मेरे पास कटोरा है। क्या है? एक कटोरा है मान लीजिए। अब 1 लीटर पानी है तो मैं उस 1 लीटर पानी को इस बीकर में डालूंगा तो उसका शेप कुछ सिलेंड्रिकल हो जाएगा, ठीक है, रहेगा 1 लीटर ही, पानी 1 लीटर ही रहेगा। अब मैं उसी पानी को फिर इस कटोरे में डाल दूं तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? करीब करीब गोल आकार का हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। तो दोनों में पानी का वॉल्यूम तो सेम है, 1 लीटर है, लेकिन शेप क्या है? अलग अलग हो गया। इसमें डालने पर स्फेरिकल शेप हो गया पानी का, इसमें डालने पर जो है सिलेंड्रिकल हो गया। तो ये फ़र्क होता है द्रव में, ठीक है। और गैसों का क्या पहचान है? गैसों की ना तो वॉल्यूम निश्चित होता है, ना आकार निश्चित होता है, इनका कुछ भी निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, गलत लिखा है यहाँ पे, कौन नहीं, कौन सा एक ठोस का गुण नहीं है? सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? ध्यान रखना, नहीं पूछ रहे हैं। पहला है कि यह असंपीड्य होता है। तो जो सॉलिड होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है, इसका आयतन निश्चित नहीं होता। जो सॉलिड होते हैं इनका आयतन निश्चित नहीं होता, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। जबकि ट्रू ये होना चाहिए था कि जो सॉलिड होते हैं उनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिक बल लगाने पर जो टूट सकता है, हाँ टूटता है सॉलिड, ठीक है। और इसके कण काफ़ी नज़दीक होते हैं, ये भी ट्रू है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास होते हैं। मान लीजिए सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे के भी, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लिक्विड में थोड़ा सा जो पार्टिकल्स होते हैं दूर होते हैं, जबकि गैसेज में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये सॉलिड के हैं, लिक्विड के हैं और गैसेस के हैं। आपसे ये भी पूछ सकता था कि निम्नलिखित में से, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से किसके कणों के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? तो सॉलिड के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। उसके बाद लिक्विड में सबसे कम किस में होता है? गैसेस में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था, यानी पदार्थ की वह स्टेट जिसका आकार यानी शेप तो निश्चित होता है लेकिन उसका वॉल्यूम निश्चित नहीं होता। अभी मैंने बताया था लिक्विड यानी द्रव एक ऐसी स्टेट है जिसका वॉल्यूम तो निश्चित होता है लेकिन उसका जो है शेप निश्चित नहीं होता। पानी को जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का रूप ले लेगा। 9th क्वेश्चन देखो, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें मिलाया जाता है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो अजीब सी स्मेल आती है ना, जो हम घरों में सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें जो अजीब सी स्मेल आती है वो इथाइल मरक्रिप्टोन की होती है। किसकी? इथाइल मरक्रिप्टेन की जो है वो स्मेल होती है। 10th क्वेश्चन, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य कंपोनेंट क्या होता है? तो जो मीथेन होता है, इसमें मेनली मीथेन का यूज़ किया जाता है। इसमें पॉल्यूशन जो है बहुत ही कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस से यानी सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलनांक कहलाती है, मेल्टिंग कहलाती है। आप बर्फ़ अगर पिघलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसका गलनांक बोलते हैं। आंसर क्या होगा? संगलन या फिर गलनांक बोलते हैं, फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल्टिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि MnO2 + 4HCl, और ये इक्वेशन दे रखी है। इसमें से आइडेंटिफाई, इनमें से आपको हमें वो सब्सटेंस, वो पदार्थ चुनना है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इनमें से किसका ऑक्सीकरण हो रहा है इस रिएक्शन में? आपको ये आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? MnCl2 का, HCl का, H2O का या MnO2 का? आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये सब्सटेंस X, कोई सब्सटेंस X है जिसका यूज़ वाइट वॉशिंग यानी चूना करने में किया जाता है, रंगाई पुताई करने में, और उसको प्राप्त किया जाता है लाइम स्टोन, यानी जो लाइम स्टोन होता है उसको हीट करके उसको प्राप्त किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर। तो आपको पहचानना है कि X कौन सा है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है 10th क्लास का। हमें सबको पता है कि जो हम वाइट वॉशिंग करते हैं ना, चूने को जो हम चूना करते हैं घरों में, तो जब ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, जब इसको हम पानी में मिलाते हैं, चूने में तो ऐसे तो नहीं करते ना, इसको चूना दुकान से लेके आ गया और चूना कर दिया मुंह उठा के दीवार पे। पहले हम इसको पानी में मिलाते हैं, जैसे इसको पानी में मिलाया जाता है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। किसका? CaOH का होल ट्वाइस। और इसी का यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में। किसमें? वाइट वॉशिंग में इसी का यूज़ किया जाता
है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसे, या इसे स्लेक्ड लाइम भी कहा जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट ये मार्बल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं और CaOCl2 ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, क्या CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, When Ag सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर, यानी जब सिल्वर को जो है खुले में या एयर में रखा जाता है तो उसके ऊपर सिल्वर जो ज्वेलरी होती है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है, वहाँ पे वो किसकी होती है। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था जब मैंने आपको रिएक्शन बताई थी। ठीक है, जब मैंने आपको कोरिजन पढ़ाया था, तो जो सिल्वर ज्वेलरीज होती हैं उन पे जो ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है वो जमती है जब सिल्वर में Ag2S सिल्वर सल्फाइड के कारण ऐसा होता है। क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण होता यह है कि जो सिल्वर के मेटल होते हैं या ज्वेलरी होती है, जब उसको खुला छोड़ते हैं हम एयर में, तो एयर में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड पहले से मौजूद रहता है, तो ये क्या करता है कि Ag2S बनाता है। क्या बनाता है, Ag2S बनाता है प्लस H2 गैस निकालता है। तो वो जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वो सिल्वर सल्फाइड के कारण होती है। आपने देखा होगा तो जो महिलाएं जो ज्वेलरी पहनती हैं वो बहुत ही जल्दी काली पड़ जाती हैं। तो काली इसलिए पड़ती हैं क्योंकि उन पे सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग जम जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, इनमें से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक को बोलते हैं, यानी इसमें से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी जिसमें हीट की आवश्यकता होती है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स यानी वाटर वेपर का कंडेंस होना, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन इन ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे कि कौन सी जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं ये तो नहीं है। का ध्यान रखना, डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब होता है अम्ल का तनुकरण, मतलब किसी भी एसिड में जब वाटर मिलाया जाता है तो उसे डाइल्यूशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी एसिड में जब पानी यानी वाटर मिलाया जाता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमेशा वहाँ से हीट निकलती है, ऊष्माक्षेपी होती है। ये तो हो नहीं सकता। अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। मैं वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो कि इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है किस किस के बीच में, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट के बीच में। किसमें, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki होता है और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। इन दोनों के बीच डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सबको ही पता है। ठीक है, लेड आयोडाइड बनता है, PbO3 बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हों तो इफ़ लेड नाइट्रेट इज़ नॉट अवेलेबल, यानी लेड नाइट्रेट हमारे पास नहीं है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से किसका यूज़ हम लेड नाइट्रेट की जगह कर सकते हैं। तो अब ध्यान रखना, ये जो लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट की जगह उसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, लेड एसिटेट का। क्योंकि जो लेड नाइट्रेट में लेड नाइट्रेट होता है ना, ये नाइट्रेट होता है, ये HNO3 से मिला है, नाइट्रिक एसिड से ये नाइट्रेट इसको मिला है, तो इसकी जगह हमें कोई एसिड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एसिटेट है, ये एसिटेट इसको एसिटिक एसिड से मिलेगा, इससे किससे, एसिटिक एसिड से इसको एसिटेट मिलेगा, इसीलिए लेड एसिटेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि what type of chemical reaction takes place when electricity pass through water, यानी जब वाटर से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, यानी ये इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन होती है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये क्या होता है, H2+O में टूट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक पहचानना है यहाँ पे। तो ऑक्सीकारक वो होता है जिसका खुद अपचयन हो रहा होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन आयोडीन का हो रहा है। रिडक्शन क्या होता है, जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आयोडीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो
इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, आयोडीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। उल्टा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछता है तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहे हैं तो आयोडीन होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड, यानी वो पदार्थ जो खाने में मिलाया जाता है, ठीक है, उसको खराब होने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको रेंसिडिटी पढ़ाई थी, तो जो फूड होता है जिसमें ऑयल और फैट होता है, उसको जब हम बहुत लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं तो खराब हो जाता है। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट को मिलाया जाता है, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करेंगे कि दो एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको वहाँ पे बताए थे, कि एक बताया था BHT, ठीक है, और एक बताया था, ठीक है, आप मुझे BHT का फुल फॉर्म बताएंगे। BHT, मैंने आपको BHT वहाँ पे एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसका आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, या एक BHT और एक BHA, इन दोनों का बताएंगे। BHT और BHA इन दोनों का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करेंगे, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन, यानी ये बोल रहा है कि जब ऑक्सीडेशन से जो फैट और तेल वाले खाना होता है, वो धीरे धीरे उसकी जो स्मेल है वो बदल जाती है, उसका टेस्ट बदलने लगता है, और वो खाना जो है खाने लायक नहीं बच पाता। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं, जिससे कि खाने की जो लाइफ है थोड़ा सा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करना एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो बताना है जब वाटर का डिकम्पोजिशन होता है। ऑप्शन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि when SO2 गैस इज पास थ्रू सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ H2S, यानी जब H2S सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो इनमें से कौन सी रिएक्शन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। सल्फर जो है ये डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेता है, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये बोल रहा है कि जब आयरन की रिएक्शन, आयरन फिलिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी HCl के साथ डाला रिएक्शन कराया जाता है, तो क्या बनता है, जब कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, यानी कि FeCl2 + H2 हाइड्रोजन गैस निकालेगा, यानी फेरिक क्लोराइड और H2 गैस निकालेगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ, कौन सा, फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी, फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इसमें निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखो, PbC, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, यह बताना है आपको इनमें ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, डीकम्पोजिशन का, सिर्फ डीकम्पोजिशन का। तो साफ देख रहा है इसमें लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है, जब एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस करता है उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए इनमें से किन का यूज़ कर सकते हैं, तो उनका यूज़ करेंगे जो किसी से जो कम रिएक्टिव होंगी, ताकि जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो कम रिएक्शन कर सकें। तो सबसे लोएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जो कम रिएक्शन करते हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं कौन, हीलियम। नोबेल गैस है तो कम रिएक्शन करेगी, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी क्या होती है, बहुत ही अनरिएक्टिव गैस होती है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के एलिमेंट के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के एलिमेंट के बीच में, और इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए कम रिएक्टिव होता है। तो हीलियम और नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।